लेक्चर सीरीज में आज ये हमारा लेक्चर 11 है। लेक्चर 10 तक हमने कम्युनिकेशन, रिवोकेशन और एक्सेप्टेंसेस की बात कर ली है और आज इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड प्रोमिसेस, जिसकी चर्चा सेक्शन 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में की गई है। कई मायनों में सेक्शन 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत कुछ कह रहा है और सेक्शन 9 में हमने बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स लिए हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज के इस लेक्चर में। और वो जो 3 पार्ट्स हैं वो क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड प्रोमिसेस का जो सेक्शन 9 है, सबसे पहले हम उसे 3 पार्ट्स में जब डिवाइड करते हैं तो सबसे पहला पोर्शन आता है एक्सप्रेस प्रोमिसेस, दूसरा पोर्शन आता है इम्प्लाइड प्रोमिसेस और तीसरा हम अदर्स लेते हैं। ये अदर्स क्या है ये आपको लेक्चर के अंत में पता चलेगा और अदर्स जो है वो काफी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर हम सेक्शन 9 के बारे में चर्चा करें और इसीलिए क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, हमने सेक्शन 9 को ये एक स्पेसिफिक लेक्चर डेडिकेट किया हुआ है। शुरुआत हम करते हैं एक्सप्रेस और इम्प्लाइड प्रोमिसेस के एनालिसिस से और समझने की कोशिश करते हैं कि सेक्शन 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्सप्रेस और इम्प्लाइड प्रोमिसेस से रिलेटेड किस तरह की बात की गई है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सेक्शन 9 में क्या लिखा गया है और सेक्शन 9 की लैंग्वेज को रिपीट करने से ज्यादा बेटर ये है कि मैं यहाँ पर आपको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में समझाऊं कि सेक्शन 9 क्या कह रहा है। देखिए, सेक्शन 9 ये कह रहा है कि अगर प्रपोजल या एक्सेप्टेंस, अगर प्रपोजल या एक्सेप्टेंस वर्ड्स में किया जाए तो वो एक एक्सप्रेस प्रॉमिस होगा। ये सेक्शन 9 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है। हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे फिर से, एक फर्स्ट पार्ट और एक सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस अगर वर्ड्स में है तो वो एक्सप्रेस प्रॉमिस होगा और ये सुनने में बड़ा इजी लगता है, लेकिन जब हम इसकी एनालिसिस करेंगे, डिटेल में देखेंगे कि इस स्टेटमेंट के पीछे क्या क्या छुपा हुआ है, तब समझ में आएगा कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इफ इन वर्ड्स इज एन एक्सप्रेस प्रॉमिस। इस स्टेटमेंट से हमें क्या समझ में आता है। तो देखिए, शुरू करते हैं डिकोडिंग कि इसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। सबसे पहले है प्रपोजल। प्रपोजल तभी प्रपोजल कहलाता है जब उसका कंटेंट सेक्शन 2A की तरह हो, प्लस उसका कम्युनिकेशन हुआ हो, प्लस उसका कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ हो। ये सारी चीजें प्रपोजल को बनाती हैं। यानी कि प्रपोजल क्या है? When one person signifies to another his willingness to do an act or to abstain from doing something, यानी कि omission, then if the signification is complete, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, उससे पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंटेंशन से ज्यादा कम्युनिकेशन पर फोकस है। तो प्रपोजल यहाँ जो वर्ड यूज हो रहा है उसका रियल मीनिंग क्या है? प्रपोजल एज इट इज गिवन इन सेक्शन 2A, जो इंटरप्रिटेशन सेक्शन 2A में दिया गया है वो, प्लस प्रपोजल के कम्युनिकेशन का शुरू होना, प्लस प्रपोजल के कम्युनिकेशन का कंप्लीट होना, ये प्रपोजल के साथ ही इंक्लूड है। इसी तरह से एक्सेप्टेंस हमारा पिछला लेक्चर है, लेक्चर 10 एक्सेप्टेंसेस पर था और हमने उसमें काफी डिटेल में डिस्कस किया कि एक्सेप्टेंसेस क्या होते हैं। फिर भी यहाँ पर एक बार रिवीजन के तौर पर मैं लिख दे रहा हूँ कि सेक्शन 2B में दी गई एसेंट प्लस सेक्शन 3 में इस एसेंट का कम्युनिकेशन प्लस सेक्शन 4 में इस कम्युनिकेशन का कंप्लीशन, ये टोटल क्या है? एक्सेप्टेंस को बनाता है। उसके बाद लिखा हुआ है इफ इज इन वर्ड्स। आप देखिए, ये कंडीशन इसके ऊपर यानी इसके ऊपर और इसके ऊपर
इम्पोज की जाती है, यानी कि प्रपोजल ये और ये, अगर हम इसे सेट 1 कहें, दिस इज सेट 1 और दिस इज सेट 2। अब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड प्रोमिसेस के सेक्शन 9 में क्या कहा जा रहा है। देखिए क्या कहा जा रहा है, सेक्शन 9 के फर्स्ट पार्ट में ये कहा जा रहा है कि प्रपोजल या एक्सेप्टेंस अगर वर्ड्स में है तो वो एक्सप्रेस प्रॉमिस होगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पर और भी है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक चीज अगर वर्ड्स में है तब वो एक्सप्रेस प्रॉमिस होगा। जरूरी नहीं है कि ये दोनों चीजें वर्ड्स में हो, इन दोनों में से कोई एक चीज अगर वर्ड्स में है तो वो प्रॉमिस एक्सप्रेस प्रॉमिस कहलाएगा। और सिंपल अगर हम इसको समझना चाहें तो ये कि वर्ड्स ही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन कैसे किया जा रहा है, वर्ड्स के जरिए किया जा रहा है। कम्युनिकेशन दो तरह से हो सकता है, ये तो आपको पता ही है। कम्युनिकेशन एक ऐसा एक्ट भी है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट आपको पता है, एक ऐसा एक्ट भी है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पता है, इंसिडेंटल इफेक्ट है, और बीच में वो एक्ट एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है ताकि एक इफेक्ट क्रिएट हो जाए। तो जो सेक्शन 3 में कम्युनिकेशन का मतलब लिखा हुआ है, that a person is said to communicate when he does an act through which the communication is done, or when he is doing an act which causes the communication to get complete, by which he intends to communicate something, तो वो भी communication है। इस तरह से फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 9 हमें ये समझा रहा है कि प्रपोजल या एक्सेप्टेंस, इन दोनों में से कोई एक चीज अगर वर्ड्स में है तो वो एक्सप्रेस प्रॉमिस कहलाएगा। इसके बाद अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो इसमें बहुत कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें चेंज कर देंगे तो काम चल जाएगा। यहां पर हम लिख देंगे अदर देन वर्ड्स, यानी वर्ड्स को छोड़कर इस एक्सप्रेस को यहां से रिमूव कर देंगे, यहां पर आ जाएगा इम्प्लाइड। उसके बाद प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, उसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं है। अब आपको सेकंड पार्ट भी दिखाई दे रहा है कि अगर प्रपोजल या एक्सेप्टेंस दोनों में से कोई एक चीज अदरवाइज देन इन वर्ड्स है, यहाँ पे पूरा वर्ड क्या है, अदरवाइज, अदरवाइज देन इन वर्ड्स, यानी कि अदरवाइज देन पार्ट 1, फर्स्ट पार्ट में क्या था, इन वर्ड्स, और सेकंड पार्ट में एक वर्ड जोड़ दिया गया अदरवाइज देन, यानी कि शब्दों को छोड़कर अगर किसी और तरीके से प्रपोजल या एक्सेप्टेंस इन दोनों का या इन दोनों में से किसी एक का संदर्भ समझ में आ रहा है, मीनिंग समझ में आ रहा है किसी एक कम्युनिकेशन में, तब वो जो प्रॉमिस बना वो इम्प्लाइड प्रॉमिस है। अब सवाल ये उठता है कि इम्प्लीकेशन की क्या लिमिट होनी चाहिए। देखिए इम्प्लीकेशन की क्या लिमिट होनी चाहिए, और अगर हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं तो क्या समझा जाए कि इम्प्लाइड किस हद तक एक्ट्स को इंक्लूड कर लेता है। देखिए यहां पर हम मीनिंग ऑफ इम्प्लीकेशन समझते हैं, क्योंकि असली जो कॉन्सेप्ट है सेक्शन 9 में वो इम्प्लीकेशन का ही है, क्योंकि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स तो हम समझ ही गए, जो वर्ड्स में हम करेंगे वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, लेकिन जहां इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स या इंप्लाइड प्रॉमिसेस की बात आएगी वहां पर इम्प्लीकेशन की लिमिट, उसकी लिमिट को पहचानना बहुत जरूरी है। यानी कि इम्प्लीकेशन का क्या मतलब है, पहले तो हम यहां से शुरू करते हैं, दूसरा हम इसके लिमिट्स को तलाशेंगे कि इम्प्लीकेशन किस हद तक, किस लिमिट तक किया जा सकता है। तो सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं कि इम्प्लीकेशन क्या है। देखिए इम्प्लीकेशन एक्चुअली जो आपका सेक्शन 2A है, या पूरा मैं कहूं कि सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसकी वजह से हमें सेक्शन 9 लिखना पड़ा। ऐसा क्या है, सेक्शन 2 जैसा कि हमने अपने डिस्कशंस में कहा, ये इंटरप्रिटेशंस क्लॉज है, ये कोई डेफिनेशंस क्लॉज नहीं है। अगर डेफिनेशंस क्लॉज होता तो चीजें डिफाइंड होती, स्टैटिक होती, उनमें
इंक्लूसिविटी ना होकर के एक्सक्लूसिविटी होती, वो बताते कि प्रपोजल ये है और यही है, इसको छोड़कर कुछ और प्रपोजल नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा सेक्शन 2 में नहीं कहा गया। सेक्शन 2 में इंटरप्रिटेशंस बताए गए। उसके बाद सेक्शन 3, इसके बाद सेक्शन 3 जो कम्युनिकेशन की बात करता है, कम्युनिकेशन की बात करता है, उसमें भी आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं। क्या क्या चीजें देखने को मिलती है? पहला हमें ये देखने को मिलता है एन एक्ट विच कम्युनिकेट्स। क्या कम्युनिकेट करेगा? एक्सेप्टेंस, प्रपोजल और रिवोकेशन। या दूसरा आपको मिलेगा एन एक्ट बाय विच intention of communication is clear. Intention of communication is clear. दो चीजें सेक्शन 3 से मिलती हैं, an act which communicates और दूसरा an act by which intention of communication is clear. यानी या तो वो कोई ऐसा एक्ट, कम्युनिकेशन क्या है? किसी एक्ट को करना है जिससे आप प्रपोजल को देना या देना चाहते हैं डायरेक्टली, या फिर आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिससे ऐसा समझ में आए, ऐसा प्रतीत हो कि आप कोई प्रपोजल देना चाहते हैं। दोनों ही कंडीशंस में कम्युनिकेशन को इनिशिएटेड माना जाता है। सेक्शन 3 हमने पिछले लेक्चर्स में भी बताया कि ये कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर देगा, और सेक्शन 4 इस कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर देगा। और कम्युनिकेशन कंप्लीट होते ही जो भी कम्युनिकेशन से पहले का स्टेटस है वो स्टेटस चेंज हो जाएगा। अगर वो प्रपोजल है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर एक्सेप्टेंस भी हो गई है तो प्रॉमिस हो जाएगा, प्रॉमिस हो गए हैं, कंसीडरेशन भी आ गया है, तो फिर वो एग्रीमेंट हो जाएगा। तो इस तरह की पूरी प्रोसेस चलती रहती है। इंप्लीकेशन इन एस्पेक्ट्स के लिए है। दूसरा एक चीज और है कि जो वर्ड यूज होता है वो है डीम्ड। ये एक वर्ड है जो काफी परेशान करता है चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में ये डीम्ड वर्ड काफी परेशान करता है, क्योंकि डीम्ड ही इंप्लीकेशन है। डीम्ड से एक वाइड डिस्क्रिप्शन मिल जाता है कोर्ट्स को कि वो किसी भी सेट ऑफ फैक्ट्स में जो भी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है उनको अप्लाई करके कोई भी एक डेफिनेट कंक्लूजन निकाल सकती है। तो ये मीनिंग ऑफ इंप्लीकेशन है कि इंप्लीकेशन की जरूरत कहां पड़ जाती है? वहां पड़ जाती है जहां पर डायरेक्ट को छोड़कर इनडायरेक्ट मेथड्स भी इंक्लूडेड हैं। जैसे कि सपोज करिए सेक्शन 2A हम पढ़ रहे हैं या सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं, तो वो क्या बोलता है? अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। ये जो वर्ड है अनलेस द कॉन्टेक्स्ट, ये फिर इंप्लीकेशन की बात कर रहा है। तो जहां जहां हमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ेगी वहां हम इंप्लीकेशंस को यूज करते हैं। अब इंप्लीकेशंस किस तरह के होने चाहिए या उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। देखिए, क्या ये दोनों कोएग्जिस्ट कर सकते हैं? सबसे पहला सवाल हम ये सॉल्व करते हैं कि क्या एक्सप्रेस और इम्प्लाइड प्रोमिसेस एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं? कैन दे एग्जिस्ट टुगेदर? एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो आंसर इसका होगा कि डेफिनेटली एग्जिस्ट करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजों को हम एक्सप्रेसली लिख देते हैं और बाकी चीजें इंप्लीकेशन में चली जाती हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ कि कैसे एक्सप्रेस और इंप्लीकेशन दोनों काम करते हैं। सपोज करिए कि कोई प्रपोजल है और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, अब वो एक प्रॉमिस बन गया है, उसमें कंसीडरेशन भी है, तो अब वो एक एग्रीमेंट बन गया है। यानी अगर कोई एग्रीमेंट हमारे सामने है और वो एग्रीमेंट किसी एक्ट को करने के लिए है, टू डू एन एक्ट। यहाँ पर हम ओमिशन की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर एग्जांपल लेके समझ रहे हैं कि क्या प्रोमिसेस एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों कोएग्जिस्ट भी करते हैं। इसका कारण ये है कि प्रोमिसेस जो सेक्शन 9 में बताए गए हैं
उसमें एक वर्ड यूज होता है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। अब और का मतलब ये हो गया कि दोनों में से कोई एक चीज अगर अदरवाइज देन इन वर्ड्स है, अदरवाइज देन इन वर्ड्स, तो वो एक इम्प्लाइड प्रॉमिस को कवर कर ले। अब मान लेते हैं कि ये एग्रीमेंट किसी एक एक्ट को करने के लिए है, या इस एग्रीमेंट में ये लिखा है that person A will do an act. Now suppose that for this act he requires to perform some ancillary facts, some ancillary acts. इस एक्ट को करने के लिए कुछ एंसिलरी एक्ट्स की जरूरत पड़ रही है, और वो एक्ट्स कैसे हैं? या तो वो कनेक्टेड हैं या फिर वो इंसिडेंटल है। अब देखिए कई बार कॉन्ट्रैक्ट की ड्राफ्टिंग में या लेजिस्लेशंस की भी ड्राफ्टिंग में हम इन दोनों वर्ड्स को यूज करते हैं, कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू। इस वर्ड को यूज करते हैं। आप इसके बारे में काफी अच्छे से समझ लीजिए कि ये दोनों चीजें क्या है। जब आप किसी एक एक्ट को करना चाहते हैं तो उस एक्ट से जुड़ी हुई कुछ चीजें हो सकती हैं, या उस एक्ट से रिलेटेड कुछ चीजें हो सकती हैं। देयर में बी सम एक्ट्स, एंसिलरी एक्ट्स। एंसिलरी को भी अगर आपको वर्ड लग रहा है कि एंसिलरी थोड़ा डिफिकल्ट है तो मैं इसे इजी कर देता हूं, एक्स्ट्रा एक्ट्स। अब ये शायद और ज्यादा क्लियर हो। यानी कि अगर किसी एक्ट को आप करना चाहते हैं, एक एग्रीमेंट में लिखा है that it is to do an act, then in the process of doing that act, उस एक्ट को करते समय कुछ ऐसे एक्ट्स भी हैं जो एक्स्ट्रा हैं, जो एक्सप्रेस हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और वो कनेक्टेड है और इंसिडेंटल है। या तो कनेक्टेड है या फिर इंसिडेंटल है। देखिए इसमें कॉज एंड इफेक्ट जो डॉक्ट्रिन आपने हमारे पिछले लेक्चर में देखा होगा, उस कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी को आपको थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। कनेक्टेड कॉज से होता है और इंसिडेंटल इफेक्ट से होता है। ये आपको चीजें लॉजिक की हैं, इनको समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से है। कॉज से चीजें कनेक्टेड होगी, यानी ये एक्ट इस एग्रीमेंट को किए जाने का कारण है। इस एक्ट को करने के लिए ही इस एग्रीमेंट को बनाया गया, तो इस एग्रीमेंट का जो कारण है वो ये एक्ट है, तो इसके कॉज से कुछ चीजें कनेक्टेड होगी। इस एग्रीमेंट को करने के बाद हमें एक रिजल्ट भी मिलेगा, और वो रिजल्ट इफेक्ट है, और उससे कुछ चीजें इंसिडेंटल भी होंगी। तो एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट में, एक एक्सप्रेस प्रॉमिस में कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती हैं, और वो कनेक्टेड और इंसिडेंटल हो सकती हैं। कनेक्टेड कॉज से होती हैं, इंसिडेंटल इफेक्ट से होती हैं, और इन दोनों चीजों को हम इम्प्लीकेशन की थ्योरी के जरिए एक कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड, उसका हिस्सा समझते हैं। इसका मतलब ये है कि ये इस तरह से इंजीनियर्ड होती हैं कि इनका सेपरेशन मुश्किल है। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि किस तरह से ये होता होगा, और एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि डिलीवरी ऑफ गुड्स। ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ गुड्स में आपको ये चीज देखने को मिलेगी, ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ गुड्स। इसमें क्या होता है, जो एक्सप्रेस एग्रीमेंट है वो ऑनलाइन डिलीवरी का ही है। जो कनेक्टेड चीजें हैं वो क्या है कि आप या तो कैश ऑन डिलीवरी की रिक्वेस्ट दें या फिर इमीडिएट पेमेंट करें। ये कनेक्टेड चीज है। पेमेंट भी आप रिकॉग्नाइज्ड बैंकिंग चैनल से करेंगे। इंसिडेंटल क्या है? इंसिडेंटल ये है कि जो डिलीवरी होगी वो अगर आप प्रेजेंट नहीं हैं तो नियरेस्ट प्लेस पर, नियरेस्ट नोन प्लेस जिसको आप इंस्ट्रक्ट करें वहां पर भी की जा सकती है। दिस इज इंसिडेंटल, यानी ये इफेक्ट से रिलेटेड है, इसलिए ये इंसिडेंटल है। तो एक एग्रीमेंट में एक्सप्रेस प्रॉमिसेस भी होते हैं, इंप्लाइड प्रॉमिसेस भी होते हैं, और एक्सप्रेस प्रॉमिसेस के होने की वजह से इंप्लाइड प्रॉमिसेस भी हो सकते हैं अगर वो इंप्लाइड प्रॉमिसेस कुछ ऐसे एक्ट्स से रिलेटेड हैं जो एक्ट्स या तो कनेक्टेड हैं या फिर इंसिडेंटल हैं। तो कनेक्टेड और इंसिडेंटल ये दो वर्ड्स आपको
इसी स्टेज पर याद कर लेने हैं कि इम्प्लीकेशन के लिए हमें कितनी लिमिट तक जाना है। अब इम्प्लीकेशन के कुछ फैक्टर्स को मैं निकालता हूं। फैक्टर्स इसलिए मैं कहता हूं इनको क्योंकि फैक्टर वो चीज है जो इम्प्लीकेशन को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करती है कि इम्प्लीकेशन किस तरह का होना चाहिए। देखिए, इम्प्लीकेशन दो तरह का हो सकता है। इम्प्लीकेशन मींस ब्रिंगिंग इम्प्लाइड प्रोमिसेस। इम्प्लाइड प्रोमिसेस को एस्टैब्लिश करना, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इम्प्लाइड प्रोमिसेस इनटू कंसीडरेशन इज कॉल्ड एज इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन दो तरह का हो सकता है, इसके बारे में हमें चर्चा कर लेनी चाहिए। इम्प्लीकेशन बाय फैक्ट भी हो सकता है एंड इम्प्लीकेशन बाय लॉ भी हो सकता है। इम्प्लीकेशन बाय फैक्ट का मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दे दिया, कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू। बाय फैक्ट का मतलब ये है कि इसमें दो चीजें इंक्लूडेड हैं, या तो इसमें एक्ट है या फिर इसमें कंडक्ट है, कंडक्ट ऑफ पार्टीज। यानी कि कुछ चीजें इंप्लाइड होती हैं, वो या तो किसी एक्ट में के रूप में लिखी जाती हैं या कंडक्ट ऑफ पार्टीज के रूप में लिखी जाती हैं। एक्ट के रूप में भी लिखी जाती हैं और कंडक्ट ऑफ पार्टीज के रूप में भी लिखी जाती हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट सेशन जो सेक्शन 9 के बाद हमारा होने वाला है वो ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर होगा, और ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पहले इन सारी चीजों को आपको बहुत क्लियरली अपने माइंड में एस्टैब्लिश कर लेना। ये बहुत बेसिक फैक्ट्स हैं जो ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के दिखाई नहीं देंगे, लेकिन इंटीरियर में जो एक समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस बहुत कुछ होता है, लेकिन जो रिजल्ट आपके सामने होता है वो हमें पब्लिक को दिखाई देता है, अंदर की इंजीनियरिंग नहीं दिखाई देती। और यही लीगल इंजीनियरिंग है जो आपके सामने इस समय बोर्ड पर हो रही है। बाय फैक्ट, इम्प्लीकेशन बाय फैक्ट का मतलब ये हुआ, फैक्ट क्या चीज है यहाँ पर, व्हाट इज फैक्ट। फैक्ट की डेफिनेशन हम लाते हैं एविडेंस एक्ट से, और एविडेंस एक्ट ये कहता है that fact is something which can be perceived by senses। फैक्ट एक ऐसी चीज है जिसे हम सेंसेस के जरिए परसीव कर सकें, which can be perceived by senses। ये एक ऐसी चीज है। तो इम्प्लीकेशन बाय फैक्ट कब होगा, जब किसी एक्ट या कंडक्ट के बारे में चर्चा हो रही है और वो एक्ट या कंडक्ट किसी एक डेफिनेट रिजल्ट तक आपको पहुंचाए, तब आप ये समझते हैं कि इम्प्लीकेशन बाय फैक्ट इज कंप्लीट। दूसरा देखिए, इम्प्लीकेशन बाय लॉ। इम्प्लीकेशन बाय लॉ की ज्यादातर जरूरत यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, इंडस्ट्री ओरिएंटेड एग्रीमेंट्स में पड़ती है। इंडस्ट्री ओरिएंटेड एग्रीमेंट्स या स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में पड़ती है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब यहाँ पर आपको सही समझ में आएगा कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हमने शुरू में कहा अपने लेक्चर्स में कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तक ही सीमित नहीं है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से काफी आगे की चीज है, और बड़ा अच्छा लगता है ये देखकर कि आईएएस जैसे एग्जाम में इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसा कि हमने एक वीडियो पब्लिश किया था बिफोर मूविंग अहेड योर क्वेश्चंस एंड आवर आंसर्स, उसमें एक क्वेश्चन हमने पिकअप किया था यूपीएससी मेंस का जो 2019 में लॉ ऑप्शनल के पेपर में आया था। उसमें ये कहा गया था कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द एंटायर लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस। उसका कारण अगर आपको लिखना हो तो सेक्शन 9 आप एक पोर्टेबल सॉल्यूशन के रूप में या एक पोर्टेबल आंसर के रूप में दे सकते हैं, और इस पर काफी अच्छे मार्क्स भी आपको मिल जाएंगे। उसका कारण ये है कि ये चीज काफी डीप अंडरस्टैंडिंग की है कि इम्प्लीकेशन बाय लॉ होने की वजह से लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंक्लूड हो जाता है। कैसे होता है, एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए कि कोई एग्रीमेंट सेल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए बनाया जा रहा है।
और ये प्रॉपर्टी कैसी है, हम इसको यहाँ पर अभी फिलहाल मूवेबल ले रहे हैं इसलिए ताकि समझने में आसानी हो। सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इसके लिए कोई एग्रीमेंट आपने बनाया और आप एक्सप्रेसली क्या कहेंगे, आप एक्सप्रेसली ये कहेंगे दैट द प्रपोजल इज टू सेल आउट द मूवेबल प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन भी आप दे देंगे अपने एग्रीमेंट में कि किस प्रॉपर्टी को बेचने की बात हो रही है और किस तरह से उसकी वैल्यूएशन या कंसीडरेशन आपने डिसाइड किया है, वो सारी चीजें। लेकिन सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको मालूम है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना हुआ है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ये बना हुआ है, ये आपको पता है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में अगर राइट्स और ड्यूटीज की बात की गई है, यानी राइट्स ऑफ बायर एंड ड्यूटीज ऑफ सेलर, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि आपके लिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, आपके लिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर आप सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो आपके लिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्लस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए यूपीएससी आईएएस में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस पूरा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर नहीं करता, लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन के कुछ पार्ट्स से वो रिलेट जरूर करता है। किन पार्ट से रिलेट करता है? इम्प्लीकेशन बाय लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है, लेकिन इम्प्लीकेशन बाय लॉ इन प्रैक्टिस उनके सब्जेक्टिव या स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस में दिया हुआ है। ये मोटी मोटी बात है जिसे हमें काफी क्लैरिटी मिल रही है समझ के कि हाँ इम्प्लीकेशन बाय लॉ क्या है। अब ये ऑपरेट कैसे करता है? अगर किसी एक्सप्रेस प्रॉमिस में, किसी भी एक्सप्रेस प्रॉमिस में इंडस्ट्री ओरिएंटेड एग्रीमेंट बनाया जा रहा है, यानी एक्सप्रेस प्रॉमिस कोई इंडस्ट्री ओरिएंटेड एग्रीमेंट है, उस केस में क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल लॉ बना हुआ है तो वो सारी चीजें भी इम्प्लाइडली इंपोर्ट हो जाती हैं। ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था कि इम्प्लाइडली इंपोर्ट हो जाएंगी और इसे ही हम इम्प्लीकेशन बाय लॉ कहेंगे। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। और एन एग्रीमेंट व्हिच इज डन बाय मिस्टेक ऑफ लॉ, उसका क्या रिजल्ट आता है ये हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। यहाँ तक आपके लिए समझना ये जरूरी है कि इम्प्लीकेशन बाय लॉ का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई एक्सप्रेस प्रॉमिस किया है तो हो सकता है कि उस एक्सप्रेस प्रॉमिस में जिस एक्ट की बात की जा रही है उस एक्ट से रिलेटेड कोई स्पेशल लॉ बना हो और उस स्पेशल लॉ के एग्जिस्ट करने की वजह से उसमें दी गई कंडीशंस भी यहाँ पर इम्प्लाइड प्रॉमिसेस के रूप में इंपोर्ट हो जाएंगी और ये मान लिया जाएगा कि आपको इसकी नॉलेज पहले से है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपने पढ़ा है तभी आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पर काम कर रहे हैं या किन्हीं गुड्स को आप सेल कर रहे हैं, ऐसा प्रिज्यूम कर लिया जाता है। तो ये हो गया इम्प्लीकेशन बाय फैक्ट और इम्प्लीकेशन बाय लॉ। इम्प्लीकेशन बाय फैक्ट और लॉ की इंजीनियरिंग हो जाती है और उसके बाद ही एक एक्सप्रेस प्रॉमिस के साथ साथ इम्प्लाइड प्रॉमिसेस भी निकलकर सामने आ जाते हैं। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब हम बोलते हैं शब्द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली क्या है देखिए, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहना उचित होगा या नहीं। यहां पर मैं सिंपली आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए कि सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। उसका कारण ये है कि सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेटरी लॉज बने हुए हैं, सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेटरी लॉज बने हुए हैं और उन रेगुलेटरी लॉज को हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ मिला करके देखना पड़ता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ मिला के।
क्योंकि उसका कारण ये है कि जो बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही लिखे गए। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, मान लीजिए सिक्योरिटीज को खरीदने बेचने की बात हो रही है, तो जो एप्लीकेबल लॉ बनेगा वो आएगा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1956। या अगर आपको लग रहा है कि ये एक बहुत कॉमन एग्जांपल है तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट। अब ये दोनों जो लॉज हैं ये कुछ ऐसे बिजनेसेस की बात कर रहे हैं जिनमें, जैसा कि हमने पिछले डिस्कशन में देखा, जिनमें कॉन्ट्रैक्ट एक टूल है, कॉन्ट्रैक्ट एक टूल है और उस कॉन्ट्रैक्ट को इन दोनों बिजनेसेस को चलाने के लिए यूज किया जाता है। अब उसमें जस्टिस और पैरिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज के सही बैलेंस को क्रिएट करने की जिम्मेदारी स्पेशल लेजिस्लेशंस के ऊपर है और इन स्पेशल लेजिस्लेशंस के एग्जिस्ट करने की वजह से ही लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1+2 हो जाता है। यानी कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बना, अगर सिक्योरिटीज का सेल है, सेल या परचेज है, तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट क्योंकि ये प्राइमरी लॉ है, प्लस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्योंकि ये गवर्निंग लॉ है। तो रेगुलेटरी लॉ और गवर्निंग लॉ दोनों एक साथ अप्लाई होते हैं और जहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जिसकी अभी आप डिस्कशन कर रहे हैं, अगर वो एक्सप्रेस प्रोविजंस तक लिमिटेड है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के गवर्निंग रूल्स लग जाएंगे और जैसे ही उसमें सिक्योरिटीज की बात आएगी तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट की सभी चीजें यहां पर इंपोर्ट हो जाएंगी बाय, बिकॉज दिस इज बाय इंप्लीकेशन ऑफ द लॉ। तो सेक्शन 9 इन टोटल हमें क्या बताता है, that there can be express promises, there can be implied promises, and there can be a combination of both of them. Some promises are expressed and the rest are implied. और ऐसा भी हो सकता है कि प्योरली एक implied promise ही नजर आए और कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि express promise के साथ-साथ implied promises भी carried forward किए जा रहे हैं। ये भी एक बहुत सिंपल सी पॉसिबिलिटी है और कई बार ऐसा होता है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि 80 to 90% जो कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे यहाँ बनाए जाते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स में 80 to 90% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स हैव अ मिक्सचर ऑफ एक्सप्रेस प्लस इंप्लाइड प्रोविजंस। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो सेग्रीगेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और आपको मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टिंग करनी पड़ जाएगी। बिजनेस एंटरप्राइज कॉन्ट्रैक्ट के मैनेजमेंट में ही कंफ्यूज हो जाएगा, उसे यही नहीं समझ में आएगा कि अब हमें किस तरह से चीजों को परस्यू करना चाहिए। तो दिस वाज द एंटायर मीनिंग एंड परपोर्ट रिलेटेड टू सेक्शन 9 जिसमें एक्सप्रेस और इंप्लाइड प्रॉमिसेस की बात की गई है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू आवर डिस्कशन ऑन सेक्शन 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आप जरूर अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम उसका एक आंसर आप तक पहुंचा सकें। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 9 को खत्म करने के साथ ही हमने आज चैप्टर 1 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 फिनिश कर दिया है और आगे के कुछ लेसन्स में हम इन सभी प्रोविजंस की प्रैक्टिकल यूटिलिटी और देखेंगे कि क्या स्कोप है इंजीनियरिंग का या इन प्रोविजंस को कैसे यूज किया जा रहा है आज के कंटेम्पररी फेज में, ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है लर्निंग द लॉ इन इट्स प्रैक्टिकल सेंस, लर्न द लॉ, हमने चैनल की शुरुआत इसलिए की, आपको चूंकि फिलोसॉफिकल फाउंडेशन भी चाहिए तभी आप प्रैक्टिकल यूटिलिटी पर आ सकते हैं और प्रैक्टिस में इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो पहले हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद में प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बात करते हैं। तो आने वाले कुछ लेसन्स प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ सेक्शन 2 टू सेक्शन 9 के ऊपर बेस्ड होंगे और जितना अभी तक हमने सीख लिया है देखते हैं कि इससे हम क्या क्या कर सकते हैं and then we will start with chapter 2 of Indian Contract Act। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे और आप भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक कीजिए।